10 बजे तक। जी, थैंक यू। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम शेषराज है और मैं एक शराबी हूँ। हाँ शेषराज भाई। हाय हाय। हाय सभी शेषराज को भाई, नमस्कार। नमस्कार भैया। वंडर। नमस्कार नमस्कार। भगवान की असीम कृपा है, अल्कोहलिक्स अनोनिमस का साथ है, आप सभी भाइयों की मदद है। यही वजह है दोस्तों, आज भी शराब के गुट से दूर हूँ। एक अच्छी और संतुलित जिंदगी जीने की कोशिश कर रहा हूँ। दोस्तों, सबसे पहले तो पाइनियर ग्रुप नागपुर ऑनलाइन मीटिंग का मैं आभारी हूँ, जिन्होंने आज मुझे सेवा करने का मौका दिया, अपने अनुभव साझा करने का मौका दिया। और जो आज का विषय रखा है, उसके लिए सिद्धार्थ भाई का भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सुंदर विषय है और बहुत ही महत्वपूर्ण भी है। अनट्रीटेड अल्कोहलिज्म में भी फेटल, यानी बिना उपचार का शराबीपन जानलेवा हो सकता है। ये बिल्कुल सही बात है दोस्तों। सिद्धार्थ भाई ने इस विषय को बहुत कुछ उनके अनुभवों ने अभी क्लियर कर दिया है, मगर मेरे भी कुछ अनुभव हैं इस विषय पर, वो आपके सामने मैं साझा करने की कोशिश करूंगा दोस्तों। दोस्तों, सबसे पहले तो अल्कोहलिक्स एनोनिमस की इस मीटिंग में आने के बाद ही पता चला कि मैं एक अल्कोहलिज्म नाम की बीमारी का शिकार हूँ। ईमानदारी से बताऊंगा दोस्तों कि ए में आने के पहले मुझे इस बीमारी के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, और ना ही मैंने कभी पहले इस बीमारी के बारे में सुना था। अल्कोहलिक्स एनोनिमस में जब मैं आया, पूरी तरीके से एक रॉक बॉटम अल्कोहलिक का जीवन जीकर, यानी पूरी तरीके से जमीन चाट के, बर्बाद होके, मरने की कगार पे आके, और तब पता चला दोस्तों कि ये जो मेरे साथ में पिछले 15 सालों से जो हो रहा था, उसका कारण क्या है। क्यों मैं शराब बंद करना चाहता हूँ लेकिन बंद नहीं हो रही है। मैं लिमिट में पीना चाहता हूँ, कंट्रोल में पीना चाहता हूँ, मगर मैं कंट्रोल में भी नहीं पी पा रहा हूँ। बार बार कोशिश कर रहा हूँ, बार बार मुंह खा रहा हूँ। अनगिनत प्रयत्न दोस्तों मैंने अपने शराब को बंद करने के लिए या कम करने के लिए कर लिए थे। आसपास के डॉक्टर्स हो गए, एक सरकारी अस्पताल का साइकेट्रिक हो गया, और मेरा अपना विल पावर, सारी चीजें दोस्तों मैंने लगाकर देख ली। लेकिन दोस्तों, कहीं तो भी मेरी समस्या का समाधान निराकरण नहीं हुआ। और अंत में जब मेरे से जुड़े हुए जो लोग थे, मेरे माँ बाप, दोस्त भाई, रिश्तेदार, पड़ोसी, काम धंधे पर के लोग, सबने ही दोस्तों आशा छोड़ दी थी। और मैंने खुद भी आशा छोड़ दी थी कि मेरी शराब अब बंद हो सकती है, जिसको ए में हम सुनते हैं कि होपलेस कंडीशन ऑफ बॉडी एंड माइंड, मन और शरीर की ऐसी निराशाजनक अवस्था कि वहां से अब निकल के वापस आना पूरी तरीके से असंभव लगता है, मुश्किल लगता है। तो ऐसी परिस्थितियों में मुझे अल्कोहलिक्स एनोनिमस का मैसेज मिला। और मैसेज तो मैं मुझे काफी सालों से देने की कोशिशें हुई थी, मगर शायद भगवान को मंजूर नहीं था। तो मैं उन जिन लोगों ने मुझे पहले मैसेज देने की कोशिश की, मैं उनके संदेश को नहीं समझ पाया। लेकिन जब आखिरी में मुझे संदेश मिला, तो वो मेरे अल्कोहलिक दोस्त की वजह से मिला। हम एक ही इलाके में रहते थे, साथ में ही पीते थे, एक जैसा शराबीपन था। और वो मेरे दोस्त 2 महीने से शराब से दूर थे। 2 महीने से वो मुझे दिखे ही नहीं थे। और जब दिखे, मिले, तब उन्होंने बताया कि वो शराब से दूर है और अल्कोहलिक्स एनोनिमस नाम की एक मीटिंग में जाते हैं।
बहुत ही बुरे हाल थे मेरे। 11 महीने में बेड पे रहा था। मरते मरते बचने के बाद में भी 11 महीने के बाद में मेरी जिंदगी में फिर दोबारा शराब आ गई थी और वापस मेरे हाल बद से बदतर हो गए थे। तो मैं चाहता था दोस्तों, मेरे अंदर में पूरी तैयारी इच्छा थी कि मैं शराब से दूर रहना चाहता हूँ। बस मुझे रास्ता नहीं मिल रहा था। और फिर मेरे दोस्त के जरिए एक रास्ता मुझे मिला। आखिरकार मैं अपने दोस्त का हाथ पकड़ और अल्कोहलिक्स एनोनिमस की मीटिंग में अगस्त 2007 में आया। और मुझे एक पहचान मिली दोस्तों कि मैं एक शराबी हूँ, एक अल्कोहलिक, एक ऐसा शराबी की जो कंट्रोल ड्रिंकिंग नहीं कर सकता, जो सीमित मात्रा में शराब नहीं पी सकता और दारू के मामले में पागल हो जाता है, जो ऑब्सेस्ड, मेंटली ऑब्सेस्ड जिसको कहते हैं, जुनून, पागलपन शराब के मामले में। 24 घंटे शराब के बारे में सोचना, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो, गम हो, खुशी हो, कोई भी मौसम हो, किसी बात की कोई चिंता नहीं। ना अपनी जान की चिंता, ना मान सम्मान की चिंता, ना घरदार की चिंता, ना काम धंधे की चिंता। सबसे पहले नंबर पे शराब। और शराब पीने का जब विचार आता है तो मैं, कोई इंसानी ताकत मुझे रोक नहीं पाती। एक दिन पहले अगर मेरे साथ में कोई बहुत बड़ा हादसा भी हो गया, मेरा अपमान भी हो गया, मगर जब शराब की इच्छा होती है, शराब सामने आती है, तो वो जुनून, वो पागलपन मेरे अंदर समा जाता है कि मैं फिर शराब पीकर ही दम लेता हूँ। और शरीर ऐसा बन चुका है कि जैसे ही मैंने शराब का पहला घूंट ले लिया, फिर उसके बाद में मेरा कोई नियंत्रण ही नहीं रहता। फिर मेरा शरीर ऐसे शराब मांगना शुरू कर देता है कि और थोड़ी और थोड़ी। और फिर वापस मैं उतनी ही पीता हूँ कि एक शराबी का जिसको कोटा कहते हैं, कोटे से ऊपर चलेगा लेकिन नीचे नहीं। और फिर जब मेरा मन, मेरा शरीर दोनों गुलाम हो चुके हैं, तो अब तीसरा लक्षण है इस बीमारी का कि नैतिकता का अधपतन। मैं दारू के मामले में पूरी तरीके से ऐसा निर्भर हो जाता हूँ, ऐसा पागल हो जाता हूँ कि अब उसको पाने के लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार रहता हूँ, किसी भी हद तक गिरने के लिए तैयार रहता हूँ। झूठ बोलना तो बड़ी आम बात थी। मेरे नैतिकता का अधपतन के किस्से इतने बड़े बड़े हैं कि इसको कहते हैं बहुत ही सिंपल भाषा में कि स्पिरिचुअल बैंक्रप्सी, यानी नैतिकता का अधपतन। यानी वो चीज है कि ऐसे ऐसे काम हमारे हाथों से होते हैं कि हम लोगों की नजरों में तो गिरते ही गिरते हैं, हम खुद अपनी नजरों में भी गिरते हैं। काम तो हम कर लेते हैं, कोई भी गलत काम शराब पीने और पाने के लिए, मगर जब नशा उतरता है और सब याद आता है कि यार मैंने क्या किया है, या लोग बताते हैं, तो बहुत ही शर्मिंदगी, बहुत ही आत्मग्लानि से हम भर जाते हैं। और फिर उससे बचने के लिए फिर और शराब की तरफ जाते हैं। तो इस एक ही मीटिंग में आने के बाद ही मुझे पता चला दोस्तों कि मैं एक अल्कोहलिक बन चुका हूँ। अल्कोहलिज्म नाम की भयंकर बीमारी से ग्रसित हो चुका हूँ। और ये जो बीमारी है, ये इनक्यूरेबल है, कभी भी दुरुस्त होने वाली बीमारी नहीं है। हाँ, इसको ट्रीट किया जा सकता है, इसका एक दिन के आधार पे उपचार किया जा सकता है। एक सिमिलर टाइप की बीमारी मैंने सुनी थी, वो थी दोस्तों शुगर की बीमारी, जिसको हम मधुमेह कहते हैं, डायबिटीज। किसी को अगर डायबिटीज हो गया तो अब मरते दम तक वो डायबिटिक रहने वाला है। बस उसको मीठे चीजों से परहेज करनी पड़ती है, थोड़ा अपने आप को मेंटेन करना पड़ता है। ठीक वैसे ही दोस्तों ये अल्कोहलिज्म है, मगर डायबिटीज से भी भयंकर ये अल्कोहलिज्म है दोस्तों। एक अगर जो मधुमेह से पीड़ित, डायबिटीज से पीड़ित कोई व्यक्ति थोड़ी बहुत शक्कर खा भी लेगा तो उसका बहुत बड़ा नुकसान नहीं होने वाला। मगर मेरे जैसा अल्कोहलिक गलती से, भूल से भी अगर फिर उसने शराब शुरू कर दी,
उसके अंजाम और परिणाम क्या भुगतने पड़ेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं दे सकता। एक ओल्ड टाइमर जो मेरे स्पॉन्सर भी है, वो बहुत बढ़िया इस बीमारी के बारे में कहते हैं कि एक शराबी इस बात का अंदाजा नहीं लगा सकता, एस्टिमेट नहीं लगा सकता कि शराब पीने से उसके कितने नुकसान हो सकते हैं। वो जितना एस्टिमेट लगाता है, उसके कई गुना उसका नुकसान होता है। और ठीक वैसे ही जब हम ए में आ जाते हैं, तो एक ए का मेंबर भी इस बात का अंदाजा नहीं लगा सकता कि शराब बंद कर देने के बाद अगर मैं इस ए के प्रोग्राम को प्रैक्टिस करता हूँ तो मेरा कितना फायदा हो सकता है। इसका भी अंदाजा एक ए मेंबर नहीं लगा सकता। मैं जितना अंदाजा लगाता हूँ, जितना एस्टिमेट लगाता हूँ, उससे कई गुना मुझे फायदा होता है। और ये दोनों जो चीजें हैं, आज मैं पिछले 18 सालों से अनुभव कर रहा हूँ दोस्तों। मेरा 15 साल का भी शराबी जीवन रहा है। मैंने बिल्कुल ये सोच के शराब नहीं पी थी कि शराब मुझे सड़क पे लाएंगी, मुझे बदनाम कर देंगी, मुझे मौत के घाट उतार देंगी, या मैं पागल हो जाऊंगा, मेरा सोशल बॉयकॉट हो जाएगा। ये चीज सोचकर मैंने कभी शराब नहीं पी थी। मगर दोस्तों, शराब ने बिल्कुल मुझे तकरीबन मार ही दिया था। और इन 15 साल के शराबी जीवन में और आज शराब से दूर 15 साल का जीवन है, इन सारे सालों में मैंने देखा है दोस्तों कि भयानक बीमारी, भयंकर हालात में मैंने लोगों को देखा हूं। कैजुअल डेथ एंड इंसेनिटी, कई लोग अकाली मौत मरे, कई वही बहुत ही बुरी परिस्थितियों में कहीं तो भी जी रहे हैं। सिर्फ वो शराब पी रहे, मरे नहीं है, लेकिन उनकी परिस्थितियां बड़ी खराब है। तो ये सारी चीजें मैंने खुद भी अनुभव की है दोस्तों। और इसीलिए ये जो अल्कोहलिज्म नाम की बीमारी है, इसके बारे में बोला जाता है कि ये सिर्फ मेरे मन और शरीर को लगी हुई बीमारी नहीं है। अगर मेरे मन और शरीर को ही लगी हुई बीमारी होती तो मेडिकल साइंस और मनोचिकित्सा शास्त्र इतने सक्षम है कि वो इसका इलाज कर देते थे। लेकिन दोस्तों, अल्कोहलिक्स एनोनिमस का प्रोग्राम बताता है कि ये बीमारी एक आध्यात्मिक बीमारी भी है, स्पिरिचुअल मेलेडी। यानी कहीं तो भी ये सिर्फ मैं जो समझता था कि मेरी प्रॉब्लम सिर्फ शराब है, तो ए में आने के बाद पता चला कि शराब तो सिर्फ एक लक्षण है अल्कोहलिज्म की बीमारी का। अल्कोहल इज नॉट अल्कोहलिज्म, मद्य यानी मद्यपाश नहीं है। शायद यही तो कारण है कि 15 सालों में मैं अपने शराबी जीवन के कई बार शराब से दूर रहा, कंडीशनली सही। यानी कि पैसे ही नहीं है तब शराब से दूर हो गया, बीमार हो गया हूं तब शराब से दूर हो गया, एक दिन पहले बहुत ज्यादा शराब हो गई, ब्लैकआउट में चले गया, अब दूसरे दिन उठ ही नहीं पा रहा हूँ, दारू के अड्डे तक जा ही नहीं पा रहा हूँ, तब मजबूरी में शराब से दूर हो गया। यानी कंडीशनल सरेंडर। मगर ये बात तो है कि मैं अपने 15 साल के अल्कोहलिज्म में बीच बीच में शराब से दूर रहा हूँ। कभी 1-2 दिन के लिए, कभी 7 दिन के लिए, कभी 1 महीने के लिए। और 2003 में जब मैं बीमार गिरा तब 11 महीने में दारू से दूर था। मगर फिर उसके बाद में फिर मैं और शराब की तरफ कैसे गया, फिर वापस मेरे हाल जैसे के वैसे कैसे हो गए। मरते मरते बचने के बाद, मरण शैया से उठने के बाद, सब कुछ बर्बाद होने के बाद भी मेरे जैसा शराबी फिर दारू पी रहा है। तो इसका मतलब साफ है दोस्तों कि दारू खुद होकर मेरे पास नहीं आई थी, उसको मैंने खुद बुलाया, खुद अपने गले लगाया, किसी ने मुझे जबरदस्ती भी नहीं पिलाया था। तो मतलब साफ है दोस्तों कि मेरा प्रॉब्लम सिर्फ ड्रिंकिंग नहीं था, शराब नहीं थी। मेरा प्रॉब्लम मेरी थिंकिंग भी थी, मेरी पर्सनैलिटी भी थी, मेरा व्यक्तिमत्व, जिसी को ही कहा जाए कि मेरा इज्म। तो
एक ऐसी भयंकर बीमारी जिसको बोला गया है कि कनिंग, बैफलिंग और पावरफुल डिजीज। कनिंग यानी चतुर, चालाक, बैफलिंग भ्रम में डालने वाली, चकमा देने वाली, और पावरफुल यानी शक्तिशाली बीमारी। कैसे हमको पल भर में ये भ्रम भरमा देती है और तमाम बर्बादियों के बाद, तमाम अपमानों के बाद कैसे हम फिर शराब पी लेते हैं पता भी नहीं चलता। और फिर हम आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि यार मेरे तो मन में भी शराब पीना नहीं था, मैं तो नहीं पीना चाहता था, लेकिन फिर मैंने शराब कैसे पी ली। और एक बार शुरू हो गई तो फिर उसका रुकना कठिन हो जाता है। मैंने कई अनगिनत लोगों को अपनी नजरों के सामने में इस दुनिया से जाते हुए देखा। मेरे बहुत करीबी लोग। एक बचपन का लंगोटिया यार था मेरा, अभी किंडरगार्टन बोलते हैं, उस समय हम बालक मंदिर बोलते थे। तो उस बालक मंदिर से हम साथ में पढ़े थे। और मैं ए में आने के बाद में उस मेरे दोस्त को, उसकी भी हालत बड़ी खराब थी, घर की परिस्थितियां भी बड़ी खराब थी, और अच्छा बहुत इंटेलिजेंट लड़का था वो। तो मैं ए में आने के बाद में उस मेरे दोस्त को लगभग 3 साल फॉलोअप दिया दोस्तों मैंने। और बीच बीच में वो कुछ दिनों के लिए सोबर भी हो जाता था, मगर फिर बाद में और शराब की तरफ चले जाता था। मीटिंग में कभी वो रेगुलर रहा ही नहीं। शराब पीना बंद करने की जो इच्छुकता है, जो मन की तैयारी है, वो पूरी तरीके से कभी उसने दर्शाया ही नहीं। और फिर एक दिन खबर आई कि वो मेरा दोस्त तकिए के नीचे चिट्ठी छोड़कर गया है कि वो शहर के एक तालाब में जाकर आत्महत्या कर रहा है और इसका जिम्मेदार किसी को ठहराया नहीं जाए। जब उसका माँ का फोन मुझे आया तो मेरे तो हाथ पांव कांपने लग गए थे दोस्तों, क्योंकि मेरी भी इनिशियल सोबराइटी थी, मैं भी 3-4 साल से ही सोबर था। और दोस्तों नहीं बचा पाए हम। बाद में खबर ही आई कि वो कूद गया और उसकी जान चली गई। तो ऐसे ही इन 18 सालों में मैंने अनगिनत लोगों को दोस्तों दुनिया से जाते हुए देखा। और कुछ लोग हैं कि जो भगवान की कृपा से बचे हुए हैं, मगर शराब जिंदगी में होने की वजह से कहीं तो भी उनके हाल बहुत ही बद से बेहतर है। मगर एक दूसरा वर्ग भी ए में मैंने देखा है, जिसमें मैं भी शामिल था और शायद आज भी हूँ, कि ए में आने के बाद शराब से तो दूर है, शराब नहीं पी रहे, मगर समझ लिए कि भाई शराब ही प्रॉब्लम था, शराब तो दूर हो गई। अपनी आध्यात्मिक बीमारी को समझने की कभी कोशिश ही नहीं की, उस पर काम करने की कभी कोशिश ही नहीं की। तो दारू से तो दूर है, मगर अनगिनत समस्याओं से घिरे हुए है। चेहरे पे पानी नहीं है, कोई मन शांति सुख शांति नहीं है, परेशान है। जैसे अल्कोहलिज्म में परेशान थे, वैसे ही ए में आने के बाद में भी चेहरे लटके हुए हैं। खुद भी दुखी है और अपने से जुड़े हुए लोगों को भी दुखी कर रहे हैं, क्योंकि भाई ए का प्रोग्राम तो शेयर करने का है, बांटने का प्रोग्राम है। तो मैं क्या शेयर करूंगा और क्या बांटूंगा? जो मेरे पास में है वही शेयर करने वाला हूँ, वही बांटने वाला हूँ। ए का प्रोग्राम किताबी ज्ञान बांटने का प्रोग्राम नहीं है। मेरे जो इनिशियल स्पॉन्सर थे, उन्होंने शुरू के महीनों में ही ऐसा झटका दे दिया था मुझे कि उसके बाद में मैंने कभी भी किताब की भाषा बोलने की कोशिश नहीं की। शुरुआती दौर ही था मेरा और किताबें पढ़ना शुरू हो गया था, तो मैंने अपने होम ग्रुप में शेयरिंग करते वक्त थोड़ा किताबों का रेफरेंस देकर शेयरिंग की। तुरंत मेरे इनिशियल स्पॉन्सर ने पीछे से आवाज लगाया, बोले बंद कर, बोले अपने अनुभव बता। और कहीं तो लगा दोस्तों अपमानित जैसा लगा कि यार इतने लोगों के सामने में तो नहीं बोलना चाहिए था। मगर वो बोलते हैं ना कि इलाज अच्छा होना चाहिए तो कड़वी दवा भी लेनी पड़ती है। और वो कड़वी दवा थी जिसने बाद में मुझे हमेशा के लिए समझा दिया। तो लिटरेचर में पढ़ता हूँ, ए के प्रोग्राम को भी अच्छे से मैं जानता हूँ,
लेकिन आज पूरी कोशिश रहती है कि मैं किताबी भाषा न बोलूं, मैं अपने अनुभव बताऊं। और ऐसे फोकस करने की वजह से मैं खुद बदल गया। तो कहीं तो भी मैंने इन सारी चीजों को अनुभव किया दोस्तों। ए का प्रोग्राम ये जीने का प्रोग्राम है। मैं सोचकर ए में आया था कि दारू बंद हो जाएंगी तो मेरा सब बढ़िया हो जाएगा। लोग भी बोलते थे कि यार तू तो अच्छा लड़का है, तू तो पढ़ा लिखा लड़का है, तेरा सब सही है, बस तू दारू छोड़ देगा ना तो तेरा सब बढ़िया हो जाएगा। भगवान की कृपा से ए में आने के बाद में शराब बंद हो गई। पहला बर्थडे हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया। मैं राह ही देख रहा हूँ कि मेरा सब बढ़िया हो जाएगा, लेकिन मेरा बढ़िया नहीं हो रहा था। मैं सिर्फ शराब से दूर था, लेकिन सारी चीजें जैसी की वैसी थी। ना मेरा स्वभाव बदला था, ना मेरे विचार बदले थे, ना मेरे सोचने का तरीका बदला था, और उसी की वजह से प्रॉब्लम थे। पहले अल्कोहलिज्म से मेरे परेशान थे मेरे से जुड़े हुए लोग। अब मेरे कई तो भी व्यक्तिमत्व से, मेरी भाषा से, मेरे तौर तरीकों से परेशान हो रहे। माँ बाप, मैं कोई भी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं। जैसा पहले मैं बहाने करता था, ए में आने के बाद में भी बहाने कर रहा हूँ। कहीं तो भी जो जिम्मेदारी मैंने लेनी चाहिए वो लेने नहीं पा रहा हूँ। अल्कोहलिक्स एनोनिमस में जहाँ मैं बहुत ज्यादा समय बिता रहा था शुरू में, तो वहां भी मैं एक डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी होने की वजह से मैं अपने विचारों को थोपना, लोगों पे लादने की कोशिश करना, लोगों की गलतियां निकालना। तो इन चीजों की वजह से जैसे अल्कोहलिज्म में मेरे संबंध खराब थे, तो वैसे ही संबंध दोस्तों मैं देख रहा था कि मेरे ए में आने के बाद में भी लोगों से खराब हो रहे। और इन सारी चीजों की वजह से निचोड़ कि दारू से मैं दूर हूं, लेकिन अंदर से कोई सेटिस्फेक्शन नहीं है, अंदर से कोई समाधान नहीं है। वैसे ही अस्थिरता मेरे दिमाग में है। डॉक्टर विलियम सिल्कवर्थ ने हम जैसे अल्कोहलिक लोगों की एक पहचान बताई थी कि मेरे जैसा जो अल्कोहलिक है वो रेस्टलेस, इरिटेबल, डिस्कंटेंट होता है, अस्थिर, चिड़चिड़ा और नाखुश। और इस फीलिंग से निकलने के लिए उसके पास में एक ही चारा होता है, वो है अल्कोहल। एक दो पैक डटा लो, सारा जो अस्थिर, चिड़चिड़ा और नाखुशपन है वो निकल जाता है। मगर अल्कोहल उसका परमानेंट इलाज है नहीं। जब तक नशा रहता है तब तक अल्कोहलिक को अच्छा लगता है। सारी वो चिंताएं, समस्याएं, दिमाग का चिड़चिड़ापन सब भूल जाता है। मगर जैसे ही अल्कोहल का इफेक्ट उतरना शुरू हो गया कि वो फीलिंग फिर वापस आ जाती है। तो अब जब मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आ चुका हूँ, आज मेरी जिंदगी में अल्कोहल नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर मैं अस्थिर हूँ, चिड़चिड़ा हूँ, नाखुश हूँ, रेस्टलेस, इरिटेबल, डिस्कंटेंट, तो इसका साफ मतलब है कि मैंने सिर्फ शराब को ही अपनी समस्या समझा था, जबकि प्रॉब्लम कुछ और था। सिर्फ शराब की समस्या होती तो हमारे पहले आए हुए लोगों ने, हमारे को फाउंडर्स ने ये 12 कदमों का आध्यात्मिक प्रोग्राम नहीं बनाया होता। सिद्धार्थ भाई ने भी बताया कि सिर्फ पहले कदम पे ही शराब है, और बाकी के जो 11 कदम है, वो 11 कदम कहीं तो भी शराब की तरफ बार बार लेके जाने वाले या मुझे अस्थिर, चिड़चिड़ा, नाखुश करने वाले जो कारण है, उन पर काम करने के लिए वो 11.5 कदम है। तो ए में आने के बाद में कहीं तो भी मुझे इस बात को समझना पड़ा कि मेरी परिस्थितियां ऐसी क्यों है, मैं समाधानी क्यों नहीं हूँ, मैं दारू से दूर हूँ लेकिन फिर भी क्यों अस्थिर हूँ, क्यों चिड़चिड़ा हूँ, क्यों नाखुश हूँ, क्यों मेरे संबंध वैसे ही खराब हो रहे जैसे पहले खराब हो रहे थे, क्यों मैं आज भी डर से भरा हुआ हूँ। तो कहीं तो भी दोस्तों ये बात समझने को आई कि अल्कोहल मेरा प्रॉब्लम नहीं है। अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद में शराब से दूरी मिल चुकी है,
अब मुझे अपने इज्म को समझ के काम करना पड़ेगा। तो जो आज का टॉपिक भी बोलता है कि ये जो अल्कोहलिज्म है, अगर मैं इसका उपचार नहीं करता हूं तो ये मेरे लिए खतरनाक साबित हो सकता है। बात बिल्कुल सही है दोस्तों। 12 कदमों पे अगर मेरे जैसा व्यक्ति नहीं चलेगा, उसकी अवहेलना करेगा, तो वो अपने डेथ वारंट पे साइन करता है। 12 कदम 12 परंपराओं की जो पुस्तक है, उसमें 9वीं ट्रेडिशन का जो चैप्टर है, उसमें साफ तौर पे ये इशारा दिया गया है कि एक अल्कोहलिक, एक का मेंबर अगर 12 कदमों की अवहेलना करता है तो वो अपने डेथ वारंट पे साइन करता है, फिर दोबारा शराब की तरफ में जा सकता है, और फिर दोबारा शराब जिंदगी में आ गई तो उसकी जान कभी भी जा सकती है। तो यदि ठीक है कि हम शराब ही पिएंगे, ये जरूरी नहीं है। अगर हम शराब नहीं पिएंगे मगर हमारे वही पुराने तौर तरीके हैं, सारे पुराने वही धंधे चल रहे हैं, हमारे अंदर में कोई बदलाव नहीं आया, क्योंकि ए का प्रोग्राम एक साइकिक चेंज का प्रोग्राम है, प्रोफाउंड चेंज इन पर्सनालिटी का प्रोग्राम है। पहले कदम को छोड़ के बाकी के जो 11 कदम है वो सब कैसे मेरे व्यक्तिमत्व में बदलाव आए, उसके लिए कैरेक्टर बिल्डिंग जिसको बोला है, चरित्र निर्माण के कदम है। तो अगर मैं इन पर काम नहीं करूंगा तो मैं उन्हीं 7 घातक पापों का शिकार रहूंगा। मेरा अहंकार मेरी जिंदगी में काम करते रहेगा, कभी मैं किसी से नम्रता से बात नहीं करूंगा, अपनी मनमानी भरी जिंदगी जीऊंगा, मेरी लालच मेरे पे हावी होंगी, तो मैं सट्टा, लैटरी, जुआ, 2 नंबर के काम, जहां से भी मेरी शॉर्टकट में आर्थिक प्रगति हो, ऐसी चीजों में ही मेरा इंटरेस्ट रहेगा। और कब मैं उसमें फंस के शराब की तरफ जाऊंगा, ये मैंने खुद अपने आंखों से अनुभव किया हूँ दोस्तों। कई ए के सदस्यों की जो सोब्राइटी है, शराब की दूरी जो है, वो इन्हीं चीजों की वजह से भंग हुई। इजी मनी के चक्कर में, बहुत ज्यादा कर्जा हो जाने की वजह से, कोई गुस्से की वजह से शराब पी रहा है, जरा सा भी मन के खिलाफ कुछ बात हुई, किसी ने कुछ बोल दिया, तो एक बहाना मिल जाता है शराब पीने का। कुछ लोगों को मैंने अपने लस्ट की समस्या की वजह से शराब की तरफ में जाके देखा। जब हम अपनी काम वासना को, अपने कैरेक्टर के डिफेक्ट को नहीं समझ पाते और जब वो हम पे हावी हो जाता है, तो कई लोग अनैतिक संबंधों में फंस जाते हैं, और परिस्थितियां बहुत ज्यादा खराब हुई तो फिर दारू भी हाथ में आती है। तो अगर मैंने अल्कोहलिज्म को सही तरीके से नहीं समझा और उस अल्कोहलिज्म का एकमात्र उपचार करने का जो तरीका, आध्यात्मिक तरीका अल्कोहलिक्स एनोनिमस ने बताया, या बताया, आज ए में आने वाले डॉक्टर, साइकेट्रिक्स इस बात को कबूल करते हैं कि हम अल्कोहलिज्म को पूरी तरीके से ठीक करने में असमर्थ है। कोई ऐसी दवा, कोई ऐसी टेबलेट नहीं बनी है कि जिसको लेने से हमारा अल्कोहलिज्म पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा। तो इलाज हमारे पास में एक ही बचता है दोस्तों, और वो है ये 12 स्पिरिचुअल टूल्स ऑफ रिकवरी। 12 आध्यात्मिक तत्वों के माध्यम से मेरी अल्कोहलिज्म से मुक्तता। बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं कि इन 12 कदमों को समझने के लिए, अपनी जिंदगी में उतारने के लिए हमको एक मार्गदर्शक की आवश्यकता होती है, ए में जिसको हम स्पॉन्सर कहते हैं। और मेरा प्राइड मुझे कई बार इस बात के लिए भी रोकता है। शुरुआत ही यहाँ से होती है कि स्पॉन्सर लेने की क्या आवश्यकता है। यदि मैंने इनिशियल डेज में ही अगर अपना स्पॉन्सर नहीं चुना, स्पॉन्सर लेना हमारे एक नम्रता की निशानी है, ऐसा मैं मानता हूँ। क्योंकि हमारा ईगो कई बार हमको डराता है, यार क्या अपनी बातें किसी को बताने की आवश्यकता है। अब शराब की दूरी तो मिल गई ना, अपन अपनी जिंदगी हैंडल कर सकते हैं ना। स्पॉन्सर बनाओ, फिर उसको रोज अपने बारे में बताओ, अपनी कमजोरियां उसको बताओ, तो हमारा जो प्राइड है, हमारा जो ईगो है, वो कहीं तो भी इन चीजों से हमको रोकता है। और फिर अगर सही समय पे हमने स्पॉन्सर नहीं बनाया, प्रोग्राम नहीं समझा, प्रोग्राम जिंदगी में उतारने की कोशिशें नहीं की, तो हमारा जो अल्कोहलिज्म है
वो बिना उपचार के चलते रहता है। हम सिर्फ ड्राई सोबर हो जाते हैं, हम शराब से दूर है, लेकिन अगर हम अपने पे काम ही नहीं कर रहे तो ये परिस्थितियां कब हमारे लिए विपरीत हो जाएंगी, कब हम शराब के अड्डे पे दिख जाएंगे, या फिर हम शराब नहीं भी पिएंगे लेकिन हमारी हरकतें, हमारा व्यवहार, हमारा जीवन कैसे उस ड्राई सोबर व्यक्ति के ही जैसा हो जाएगा कि जो पिया हुआ ही दिख रहा है। तो इसमें कोई बता नहीं सकता दोस्तों। मैं खुद इन चीजों को अनुभव किया हूँ कि जो पीड़ा, जो तकलीफ मैंने अल्कोहलिज्म में अपने परिवार के लोगों को या मेरे से जुड़े हुए लोगों को दी थी, तो वैसी ही तकलीफें मैंने अपने सोब्राइटी के दिनों में भी दी है। मेरी शादी ए में आने के बाद हुई, 2 साल के बाद। तो पहले मेरे माँ बाप मेरे अल्कोहलिज्म से परेशान थे। अब रिकवरी में आने के बाद में मैं सिर्फ शराब से दूर था। 2 साल के बाद में मेरी शादी हो गई, तो अब मैं देख रहा हूँ कि मेरे माँ बाप भी परेशान है और बीवी भी परेशान, मेरे स्वभाव की वजह से। वही डोमिनेटिंग पर्सनालिटी। से मेरे संबंध अल्कोहलिज्म में खराब थे, वैसे ही मेरे एएमए सोबराइटी के सफर में भी लोगों से संबंध खराब हो रहे थे। घर में भी हो रहे थे, काम धंधे पे भी हो रहे थे, और अल्कोहलिक्स एनोनिमस जहाँ मेरी जान बची है, यहाँ भी मैं लोगों से अपने संबंध खराब कर रहा था। मगर अगर हम अल्कोहलिक्स एनोनिमस में बने रहते हैं तो देर सवेर हमारी गलतियां हमको दिखती है दोस्तों। हमको समझ में आता है कि हम कहाँ गलत कर रहे हैं, कहाँ हमको रुकना है। क्योंकि यदि मैं नहीं रुका, यदि मैंने अपने आप पे काम नहीं किया, शराब की ही दूरी को सब कुछ समझ लेने की गलती अगर मैं करते रहा, तो फिर उसका खामियाजा मुझे भुगतना पड़ेगा। भगवान की कृपा से ए में आने के बाद में दोबारा शराब की तरफ जाने का कोई मौका नहीं मिला। उसके लिए मैं ए की मीटिंग, ए की फेलोशिप और भगवान का बहुत बहुत आभारी हूँ। मगर हाँ दोस्तों, कहीं तो भी एक ड्राई सोबराइटी भरी जिंदगी क्या होती है और कितनी पीड़ा उससे उठानी पड़ती है, इस बात को मैंने अनुभव किया है और आज भी कभी कभी करता हूँ। मगर आज कहीं तो भी इन चीजों को जब मैंने समझ पाया कि ये परिस्थितियां मेरे लिए ही ठीक नहीं है। जो डॉक्टर विलियम सिल्कवर्थ ने कहा था कि एक अल्कोहलिक की पहचान है रेस्टलेस, इरिटेबल, डिस्कंटेंट होना, अस्थिर, चिड़चिड़ा, नाखुश, तो उसके उलट अल्कोहलिक्स एनोनिमस का जो प्रोग्राम है वो हमको हैप्पी, जॉयस और फ्री रहना सिखाता है, खुश, आनंदित और स्वतंत्र। मगर ये जो फीलिंग है ये सिर्फ मीटिंग करने से आने वाली नहीं है कि मैं सुबह शाम दोपहर 10 मीटिंगें कर रहा हूँ और उसी से मेरा काम हो जाएगा। तो शायद दोस्तों मैं गलत ट्रैक पे हूँ, मैं प्रोग्राम को नहीं समझ पा रहा हूँ। मीटिंग करना तो मेरे लिए आवश्यक ही है, मगर मीटिंग में मैं प्रोग्राम सीखने के लिए आता हूँ। अपनी निजी लाइफ में, निजी जिंदगी में मुझे इन 12 कदमों पे काम करना पड़ता है और उसके लिए भी सबसे पहले अपने अहंकार को बाजू में रखकर एक मार्गदर्शक चुनना पड़ता है। यदि मैंने स्पॉन्सर चुनने में, मार्गदर्शक चुनने में अगर लेट कर दिया, तो मैं ऐसे अनगिनत लोगों को जानता हूँ कि बाद में उनको शर्म महसूस होती है। 5 साल 10 साल हो गए, स्पॉन्सर ही नहीं बनाए, और फिर उनको लगता है कि यार अब तो 10 साल निकल गए, 5 साल निकल गए, स्पॉन्सर तो हमने बनाया ही नहीं, शराब की दूरी तो मिल गई, प्रोग्राम तो हमने नहीं लिया। एक बार की बात है, अभी वो ओल्ड टाइमर आज भी है और अब तो उनको 30 साल से ऊपर हो चुके हैं। मगर जब उनका 22वां बर्थडे था, तो उनके 22वें बर्थडे की शेयरिंग में उन्होंने कहा था, मैंने तो कोई कदम नहीं लिया, मैंने तो कोई प्रोग्राम नहीं लिया, मगर मैं सोबर हूँ। शायद उन्होंने बहुत ही निरागसता से, सहजता से ये बात बोली है।
लेकिन ये कितना गलत मैसेज जाता है कि भाई बगैर प्रोग्राम के भी आप AA में रह सकते हो। मगर इसका मतलब ये नहीं है दोस्तों। अल्कोहलिक्स एनोनिमस में हम कदमों को लेते ही है। कई बार हमको पता नहीं होता कि हम कदम ले रहे हैं, लेकिन अगर यही बात अगर हमने सोच समझ कर की, इस प्रोग्राम को अपनी विलिंगनेस, अपनी इच्छुकता से जब हम और लेते हैं, तो उसका फायदा हमको ही होता है दोस्तों। कोई व्यक्ति कह रहा है कि मैंने तो प्रोग्राम नहीं लिया, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं भी उसी भाषा में बात करूं और मैं भी वही करूं। मैं अपना देखता हूँ, मुझे अपनी जिंदगी को अच्छी करना है, मैं हैप्पी जॉयस फ्री होना चाहता हूँ। और इसलिए दोस्तों, दूसरे प्रोग्राम ले रहे नहीं ले रहे, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। एक का प्रोग्राम मेरे लिए है, मैं दूसरों की इन्वेंट्री लेने के लिए नहीं आया हूँ। मैं अपना आध्यात्मिक सुधार करने के लिए आया हूँ। मैं फिर दोबारा उस भयानक दलदल में नहीं जाना चाहता हूँ जहां से मैं उठकर आया हूँ। तो मेरे पास में एक ही इलाज है कि मैं इन 12 कदमों के प्रोग्राम पे काम करूं। तो शुरुआत के 3-4 साल मैं सर्विस के घोड़े पे सवार रहा, जमकर मैंने सर्विस की, आज भी कर रहा हूँ। मगर मैंने अपने आप के सुधार पे काम ही नहीं किया। मैंने इस प्रोग्राम को लेने की प्रैक्टिस ही नहीं की। एक तरफ मेरा अहंकार बोलता था कि लेंगे आज नहीं कल, AA में ही तो रहना है, दारू से तो दूर है ना। और दूसरा फियर, मेरा डर रोकता था। चौथा कदम बोलते हैं यार ये लोग, और लिखना पड़ेगा, अपना कच्चा चिट्ठा सब उतारना पड़ेगा, और बोलते हैं कि एक अन्य व्यक्ति को भी बताना पड़ेगा। तो उस बात का बड़ा डर रहता था। लेकिन इस डर से ही गुजरना पड़ता है, इस डर को ही पार करना पड़ता है दोस्तों। तभी हम हैप्पी जॉयस फ्री, ये जो फीलिंग है, अपनी जिंदगी में उतार सकते हैं। अल्कोहलिक्स एनोनिमस ने जो हमारी बेसिक ग्रंथ है, हमारा बिग बुक, उसमें 12 वादे लिखे हुए हैं, 12 प्रोमिसेस, जो 90वें कदम के बाद लिखे गए हैं। 1 से लेके 9 कदम तक जब हम इस प्रोग्राम को प्रैक्टिस करते हैं, तो 12 वादे हमारी जिंदगी में कभी पहले कभी देर से जरूर पूरे होते हैं दोस्तों। और आज मैं भी अनुभव कर रहा हूँ, जो भी थोड़ा बहुत स्पॉन्सर के मार्गदर्शन में मैंने इस प्रोग्राम को प्रैक्टिस करने की कोशिश की, तो उन 12 वादों में से बहुत सारे वादे आज मैं देखता हूँ कि मेरी जिंदगी में कभी पहले कभी बाद में पूरे हो रहे हैं। और प्रोग्राम वन डे एट ए टाइम का है, रोज मुझे प्रैक्टिस करना पड़ता है। मैं रोज फ्रूट पाना चाहता हूँ तो रोज मुझे मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन मैंने भी 4 साल के बाद में आखिर मुझे स्पॉन्सर लेना ही पड़ा। उनके मार्गदर्शन में मुझे इन 12 कदमों के प्रोग्राम को समझना ही पड़ा। और जब मैंने इस प्रोग्राम को अपनी जिंदगी में उतारने की कोशिश की, अपने चरित्र के दोषों को जाना, वन डे एट अ टाइम उन पर काम करने की कोशिश की, तब जाके मेरा मन हल्का हुआ। तब जाके मेरे अंदर में जो एक भावनात्मक अस्थिरता थी, इमोशनल टर्मोइल था, उससे मुझे आजादी मिली। पूरी आजादी नहीं मिली, आज भी कभी कभी भावनात्मक उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन आज मेरे पास टूल्स है कैसे मैं उससे निकल सकूं। चाहे कितनी भी परिस्थितियां खराब हो, कितनी भी विपरीत परिस्थितियां आए, दारू की तरफ नहीं जाना है। उन कठिन विपरीत परिस्थितियों में भी मुझे जिंदगी को हैप्पी जॉयस फ्री बनाना है। आज मेरा जो परिवार है वो मेरे पे निर्भर है। AA की फेलोशिप आज कहीं तो भी मुझे उस निगाह से देखती है, तो मुझे वैसा रहना पड़ता है। अगर मेरे ही चेहरे के 12 बजे रहेंगे, मैं ही रोते गाते रहूंगा, मेरा चेहरा लटकता हुआ रहेगा, तो मैं लोगों को क्या उत्साह देने वाला हूँ, क्या आशा बांटने वाला हूँ। तो ये प्रोग्राम मुझे सबसे पहले मुझे प्रैक्टिस करना पड़ता है। कभी कोई तकलीफ है, कोई दर्द है, मुझे खुद पीना पड़ता है। और ये जो ताकत है, ये ताकत AA का प्रोग्राम हमको जरूर देता है दोस्तों, यदि हम इस प्रोग्राम को प्रैक्टिस करते हैं। तो इसीलिए कहा गया है कि हम सबसे पहले तो अल्कोहलिज्म को समझे कि अल्कोहल इज नॉट अल्कोहलिज्म। सिर्फ शराब से दूरी यानी अल्कोहलिज्म का खात्मा नहीं है। अल्कोहल से दूर होने के बाद अब मुझे अपने इज्म पे काम करना है, और वन डे एट ए टाइम स्पॉन्सर की मदद से रोज मुझे इस पर काम करते रहना पड़ता है।
यदि मैंने अपने अल्कोहलिज्म का ठीक तरीके से उपचार नहीं किया, अपने इज्म पे, अपने व्यक्तिमत्व पे मैंने काम नहीं किया, तो बेशक दोस्तों ये जो अल्कोहलिज्म है, जो जिसका मैंने उपचार नहीं कर रहा हूँ, वो मेरे लिए जानलेवा साबित हो सकता है। ए में मैंने सोब्राइटी में लोगों को सुसाइड करते हुए देखा है। दारू पीकर मरने वालों की कमी नहीं है। दारू पिएगा तो आदमी आज नहीं कल तो ऊपर ही जाने वाला है। लेकिन कोई व्यक्ति अगर सोब्राइटी में सुसाइड करता हो तो इसका साफ मतलब है कि उसने इस प्रोग्राम को समझा नहीं और उस पर काम नहीं किया। बड़े से बड़ी कितनी भी भयानक विपत्ति आए या परेशानी आए, अगर हम अल्कोहलिक्स एनोनिमस के इस 12 कदमों के प्रोग्राम को अगर अपनी जिंदगी में उतारते हैं तो ना हमको दारू पीने की आवश्यकता पड़ती है और ना ही हमको आत्महत्या करने की गरज पड़ती है। लेकिन मैंने ऐसे भी लोगों को देखा है दोस्तों कि जो सोबर थे मगर सोबराइटी में अपने जिंदगी की परिस्थितियों को कहीं तो भी वो मैनेज नहीं कर पाए और उन्होंने अकाली मौत को गले लगा लिया। तो ये चीजें इसीलिए होती है दोस्तों कि जब हम अपने अल्कोहलिज्म को नहीं समझकर उस पर इन 12 कदमों के माध्यम से जब हम काम नहीं करते, अपनी बीमारी का इलाज नहीं करते, तभी ऐसी परिस्थितियों का सामना हमको करना पड़ता है। लेकिन मैं ऐसे लोगों को अपने उदाहरण के तौर पे सामने में देखता हूँ कि जो आज सोबर भी है और तमाम विपरीत परिस्थितियों में भी मैं उनको हंसता हुआ देखता हूँ। ऐसे लोग मेरे आदर्श है। ऐसे लोगों को जिनको जो प्रोग्राम प्रैक्टिस कर रहे हैं, मैं उनके साथ रहने की कोशिश करता हूँ, उनसे सीखने की कोशिश करता हूँ, बजाय उन लोगों के कि जो प्रोग्राम प्रैक्टिस नहीं कर रहे और जिनकी जिंदगियों में कहीं तो भी ऊंच नीच हो रही है। मगर जब मैं ऐसे लोगों को देखता हूँ कि तमाम विपरीत परिस्थितियों में भी वो लोग सोबर भी है और बिल्कुल स्थिर रहकर, जो हमारे बिल डब्ल्यू कहते हैं इमोशनल सोबराइटी। हेलो, जो हमारे को फाउंडर बिल डब्ल्यू है वो कहते हैं कि इमोशनल सोबराइटी। शराब के सामने में तो संयम आ चुका है, शराब को ना बोलने की ताकत आ चुकी है, लेकिन जब तक हमारी भावनाओं पे हमारा संयम नहीं आएगा, भावनात्मक स्थिरता को हम नहीं पालेंगे, तब तक हमने समझ लेना चाहिए कि हम हमेशा खतरे में रहने वाले हैं। और इस इमोशनल सोबराइटी, भावनात्मक संयम को पाने के लिए ही निरंतर वन डे एट अ टाइम इन 12 कदमों को जिंदगी में उतारना पड़ता है। वही चीज आज भी मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जो भी मेरे अनुभव थे मैंने रखा, आप लोगों ने सुन लिया। धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू श्रेष्ठा जी। लेट मी स्टॉप द रिकॉर्डिंग। कृपया ध्यान दे। कृपया ध्यान दे। कृपया ध्यान दे। अगर किसी भाई या बहन को शराब के मामले में समस्या हो या शराब छोड़ना हो तो कृपया संपर्क करें जीएसओ इंडिया, मतलब ये वेबसाइट पर संपर्क करें www.agsoindia.org और अपने आसपास AA मीटिंग ढूंढने के लिए यह वेबसाइट पर जाएं www.aa.org/findaa। धन्यवाद।